हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है लास्ट टाइम से जहाँ से छोड़ा था, जिससे आप सैटेलाइट जो है उसका टाइम पीरियड का डेरिवेशन, जो उसका इक्वेशन था वो डेरिवेशन जो है हम लोग ने वहाँ पर छोड़ा था। तो अगर आपको याद हो तो सपोज इफ यू आर आस्क्ड टू डिराइव एन इक्वेशन फॉर the time period of the satellite, है ना, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। आपको याद हो तो ये सैटेलाइट का हम लोगों ने यहाँ से ये वाला क्वेश्चन जो है अगर छोड़ यहाँ से ये वाला इक्वेशन से हमारा बाकी, तो सपोज आपको जो है डिराइव करना हो इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, तो ये आप कैसे डिराइव करोगे? तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोगों के पास जो है सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेनेट है ना, यहाँ पर जो है सपोज ये अर्थ है या कोई भी प्लेनेट, सपोज अर्थ है, ठीक है ना, या प्लेनेट है, इसके आसपास जो है ये कोई सैटेलाइट घूम रहा है नेचुरली या आर्टिफिशियल। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ना, दैट डिस्टेंस इज गिवन बाय r। व्हाट इज दिस r? r is the distance between the centers of the two objects, है ना। अब यहाँ पर जो है ये वाला सैटेलाइट अपनी जो ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो अपनी ऑर्बिटल स्पीड से घूम रहा है, ठीक है बेटा। ये वाला क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल स्पीड से घूम रहा है। और ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला लास्ट टाइम हम लोगों ने डिराइव किया था, क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ gmp, लेकिन हम यहाँ पर gme लिखेंगे या gmp अपॉन r, ठीक है। सो यहाँ पर आपको दो चार लाइंस लिखनी है कि as shown in the figure the satellite is revolving around the planet, है ना, and the distance between the center of the planet and the satellite is r। ये तीन चार लाइंस आपको लिखनी है, है ना। अब यहाँ पर जो है ये सर्कुलर मोशन करेगा, तो सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? अर्थ और इस सैटेलाइट के बीच का हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। मास ऑफ द अर्थ इज re, mass of the earth is me and mass of the satellite is m। ये वाला आपके पास सैटेलाइट है, इसका मास है आपके पास m। so we can say यहाँ पर कि necessary centripetal force is provided by gravitational force। तो ये वाला आपको जो है यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग जो है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? mv² अपॉन r होगा ना, mv² अपॉन r। लेकिन ये स्पीड तो हमारे पास ऑर्बिटल है, तो वी मस्ट पुट हियर v² और fg के बीच में क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी gmp या mem अपॉन r², ठीक है बेटा। तो ये वाला क्या हो गया हमारे पास? m and m will get cancelled, तो ये वाला हो जाएगा v² is equal to gme अपॉन r। ओके, सो v² is equal to gme अपॉन r, या तो v is equal to स्क्वायर रूट ऑफ gme अपॉन r। चलिए यही इक्वेशन हमारे पास आ गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? हमको तो उसका टाइम पीरियड चाहिए। अब देखिए मैं आपको क्या बताऊंगा कि यहाँ से ये पूरा के पूरा ये वाला अगर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, फॉर एग्जांपल ये वाला सैटेलाइट अपनी इस पॉइंट से अपनी जर्नी की शुरुआत करके ये पूरा के पूरा जो है ये सर्कल कवर करता है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? उसके सरकमफेरेंस जितना, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा, यहाँ से यहाँ पर ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला होगा उसके सरकमफेरेंस जितना, 2πr। तो vo की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2πr, है ना, डिस्टेंस ट्रैवल। या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन का स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैन से gme अपॉन r, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस उसमें कितना ट्रैवल किया? 2πr। और यहाँ पर टाइम जो लेगा एक चक्कर कंप्लीट करने में, एक सर्कल को कंप्लीट करने में, उसको तो हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे। तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 2πr का स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा आपके पास gme अपॉन r, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है इसको स्क्वायर करेंगे
तो दिस विल बी गिविंग यू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन वी कैन से टी स्क्वायर, है ना। ये इसका न्यूमरेटर का भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। सो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास जी एन ई अपॉन वी कैन से आर, ठीक है। अब हम लोग इन्वर्टेंडो लेंगे, इतनी नोट बनाइए आप, जो है ये वाला इतना जो है नोट इसको बनाइए, ठीक है, सही तरीके से दिख रहा है। तो ये वाला जो है आप नोट बनाइए और फिर बाद में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट बनाइए और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ये वाला क्या हो गया, तो इट विल बी इक्वल टू वी कैन से टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। क्या कर दिया हम लोगों ने, टी का वैल्यू ढूंढना था तो उसको इन्वर्टेंडो ले लिया, उसको उल्टा कर दिया। तो ये वाला कितना हो गया r अपॉन जी एम ए, है ना, r अपॉन जी एम ए। तो अब यहाँ पर टी स्क्वायर ये वाला इधर चला जाएगा तो 4 पाई r क्यूब, सॉरी 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर r क्यूब, ये r और r, और ये वाला क्या आ जाएगा आपके पास जी एम ए, है ना। तो ये वाला होगा ना, आपने पहले वो देखा था ना, तो ये वाला देखिए 4 पाई स्क्वायर जी एम ए, है ना। ये सारे के सारे 4 पाई स्क्वायर जी एम ए, ये सारे के सारे जो है कांस्टेंट, मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम ई, है ना। तो ये सारे आपके पास जो है ये वाला कांस्टेंट है। तो कैन आई राइट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्या हम लोगों ने पहले पढ़ा था ये, है ना। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी कैन से आर क्यूब। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। ये वाला जो है ना, ये वाला इक्वेशन है क्या है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम ए। ये क्या है, टाइम पीरियड 4 है, पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 9.86 जैसा उसका कुछ वैल्यू होता है। r जो है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द सैटेलाइट, और g 6.67 into 10⁻11 और मास ऑफ द अर्थ 6 into 10⁻24। अगर ये आप जो करोगे तो ये वाला आपको जो है टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैन से 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम ए, ये वाला हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। चलिए अब अगर हम लोग जो है इसको वीडियो को पॉज करके इसकी नोट बनाएंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसकी नोट बनाइए, वीडियो को पॉज करके इसकी नोट बनाइए। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग जो है सपोज सैटेलाइट्स के बारे में बात करेंगे, है ना। तो सैटेलाइट्स जो होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। सैटेलाइट्स आर नेचुरल, जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट हो गया मून, या कोई भी प्लेनेट के मून्स होते हैं, है ना। अब या तो फिर जो है मेन मेड या आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ये दो तरह के होते हैं, जियोस्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट्स, है ना। अब देखिए यहां पर जो है सैटेलाइट्स क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट, है ना। तो ये सैटेलाइट क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट, अराउंड द प्लेनेट। ये क्या होगा, तो ये वाला होगा एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट इज नॉन एज सैटेलाइट, है ना। तो ये सैटेलाइट जो है नेचुरल होते हैं, जिससे मून जो है अर्थ के आसपास घूमता है, या तो हमने जो छोड़े हुए सैटेलाइट से वो भी अर्थ के आसपास घूमते हैं। अब यहाँ पर पहला वाला होगा जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का क्या मतलब होगा कि यहाँ पर जो है अर्थ पे से उसको देखा जाएगा ना, अर्थ पे से उसको देखा जाएगा तो वो स्टेशनरी दिखेगा। अब क्यों ऐसा होता है मालूम है, बिकॉज अर्थ का जो है उसके एक्सिस के अबाउट में टाइम पीरियड क्या होता है, उसका एक्सिस के अबाउट में टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स में उसके एक्सिस के अबाउट में 1 चक्कर कंप्लीट करती है। तो वो सैटेलाइट भी 24 आवर्स में 1 चक्कर कंप्लीट करता है। मतलब सपोज यहाँ पर
इंडिया है ना, और यहाँ पर इंडिया ने कोई हमारा इनसेट कोई सैटेलाइट उसने छोड़ा है, ठीक है ना। तो ये जैसे यहाँ पर ये इंडिया है, तो यहाँ पर जो है सैटेलाइट है, तो इंडिया जैसे अर्थ घूमेगी ना, जैसे यहाँ पर ये देखिए ये अर्थ, यहाँ ये इंडिया है, ये सैटेलाइट है, तो अर्थ जैसे घूमेगी ना वैसे सैटेलाइट भी घूमेगा। मतलब कोई भी आदमी जो इंडिया का ऑब्जर्वेटरी में है उसको ऐसे लगेगा जैसे वो एक ही जगह पर स्टेशनरी है, तो इसको हम लोग कहते हैं जियो स्टेशनरी। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर दो सैटेलाइट्स which has got the time period of 24 hours, है ना, 24 आवर्स का जो है जिसका टाइम पीरियड होगा उसको हम लोग कहेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और ये हमको जो है यहाँ से बिल्कुल स्टेशनरी दिखता है। अब अगर हम लोग जो है वो वाला फॉर्मूला रखेंगे, t² इज इक्वल टू क्या था बेटा, 4 स्क्वायर r³ अपॉन GLE, और इसमें t की जगह पे 24 आवर्स रख देंगे। 24 आवर्स को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब t जो है क्या हो जाएगा 24 into 3600, ये वाला रख के अगर आप r ढूंढोगे ना तो r कम्स आउट टू बी 42,260, है ना। तो 42,260, तो यहाँ से यहाँ तक का उसका डिस्टेंस होगा 42,260। तो अर्थ की सरफेस से उसकी हाइट क्या होगी, तो सपोज ये वाला हमारे पास यहाँ से यहाँ तक r है, ये r ही है और ये h है, तो अब r इज इक्वल टू ये वाला पूरा r है, तो ये वाला हो जाएगा re प्लस h इज इक्वल टू 42,260। तो h कितना आ जाएगा मालूम है, 35,860 किलोमीटर, है ना। तो ये वाला आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 35,860 किलोमीटर अगर आप रखोगे यहाँ पर उसकी हाइट, तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से कितने हाइट पे रखा जाता है, 35,860, अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या होता है 42,260, ये वाला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा। अब पोलर सैटेलाइट्स क्या होते हैं मालूम है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स दे आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन या जीपीएस सिस्टम में ये वाला जो है हमको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमको जो है लगेगा। अब जो है पोलर सैटेलाइट्स क्या होते हैं, पोलर सैटेलाइट्स आर मेनली यूज्ड फॉर स्पाइंग, है ना, जासूस करने के लिए, किसी कंट्री की जासूसी करने के लिए जो है ये पोलर सैटेलाइट्स जो है इसका यूज होता है। अब जो है पोलर सैटेलाइट्स जो है क्या होते हैं, तो पोलर सैटेलाइट जो होते हैं एक्चुअली क्या होते हैं कि इनका टाइम पीरियड जो होता है नियरली 100 मिनट्स होता है, नियरली 100 मिनट्स इज द टाइम पीरियड। अब ये पोलर सैटेलाइट जो है जैसे ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो तो ऐसे घूमते अर्थ के आसपास, है ना, ये ऐसे घूमेंगे मतलब अर्थ के आसपास ऐसे घूमते हैं, लेकिन पोलर सैटेलाइट नॉर्थ टू साउथ घूमते हैं, है ना, और नॉर्थ टू साउथ इनकी जो ऑर्बिटल रेडियस होती है, ये वाली जो है ऑर्बिटल रेडियस ये इतनी होती है 42,260, ये ऑर्बिटल रेडियस होती है। लेकिन जो पोलर सैटेलाइट होते हैं जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ के आसपास ऐसे तो जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमेगा, लेकिन ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे घूमेगा, ये वाला होगा पोलर सैटेलाइट। और पोलर सैटेलाइट जो है उसकी ऑर्बिटल रेडियस होती है, ऑर्बिटल रेडियस इस r इज इक्वल टू नियरली जो है आपके पास देखिए अर्थ की सरफेस से वो नियरली जो है 800 टू 1000 किलोमीटर की हाइट पे रखा जाता है, 800 टू 1000। जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के आसपास ऐसे तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमेगा, लेकिन पोलर सैटेलाइट ऐसे घूमेगा नॉर्थ साउथ। अब ये अर्थ ऐसे घूमते जाएगी, जैसे अर्थ जो है पहले सपोज यहाँ पर कोई कंट्री था, ये वाला जो है पोलर सैटेलाइट ऐसे घूमा, फिर ये अर्थ ऐसे घूमेगी, तो अर्थ ऐसे घूमेगी तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, मतलब जिसका पिक्चर चाहिए ना वो उसको ले लेता है, मतलब पूरी अर्थ का जो है पिक्चर ले सकते हैं ये लोग, है ना। जैसे ये ऐसे घूमते हैं तो अर्थ तो ऐसे घूमेगी, तो पूरी अर्थ का जो है पिक्चर यहाँ पर आपके पास पोलर सैटेलाइट्स में आ जाएगा, है ना। तो पोलर सैटेलाइट्स आर मेनली यूज्ड फॉर स्पाइंग, है ना। तो ये वाला जो है आपके पास पोलर सैटेलाइट्स आ गया। अब दूसरा भी एक टॉपिक आपके टेक्स्ट में है जिसको हम लोग कहेंगे वेटलेसनेस।
ठीक है बेटा। तो दूसरा भी जो है हमारी टेक्स्ट बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में दूसरा भी एक टॉपिक है जिसको हम लोग कहेंगे वेटलेसनेस। वेटलेसनेस। अब देखिए वेटलेसनेस जो होता है वो एक्चुअली वेट जो होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इट इज नथिंग बट इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, या तो ग्रेविटी होता है। चलिए अब ये ग्रेविटी हो गया, अब ग्रेविटी कहां पर नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल तो देखिए हम लोग जो है यहाँ पर अर्थ पे हैं, ठीक है ना। तो अर्थ से जो है हम लोग जो है 35,860 किलोमीटर जितना दूर अगर हम लोग चले जाएंगे तो यहाँ पर जो है अर्थ का जो कुछ भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, that gravitational force will be used to change the direction of the satellite, है ना। तो यहाँ पर जो कुछ भी उसको यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अर्थ और सैटेलाइट के बीच में, वो सारा का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स किसमें यूज हो जाएगा, ये वाला सैटेलाइट की डायरेक्शन में चेंज करने में हो जाएगा। तो ये स्टेशन के अंदर या सैटेलाइट या तो कोई स्पेस स्टेशन के अंदर अगर कोई जो है फॉर एग्जांपल कोई एस्ट्रोनॉट है तो उसको जो है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सारा के सारा यूज हो जाता है उसकी डायरेक्शन को चेंज करने में। तो अब जो है यहाँ पर उसको फोर्स नहीं लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा तो उसको अपना वेट भी जो है नहीं फील होगा, वो अपने आप को वेटलेस जो है करेगा। जैसे एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे आपके पास यहाँ पर ये स्प्रिंग है ना, या तो ये कोई स्प्रिंग है या स्प्रिंग है, आपको जो कुछ भी लेना हो, यहाँ पर जो मास को लगा दिया तो इसको फोर्स लगेगा mg, है ना। अब जब ये स्प्रिंग को ही अगर g जितनी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से हम लोग नीचे की तरफ ले जाए ना, तो ये मास जो है इसका वेट जो जीरो हो जाएगा। मतलब क्या, मैं आपको एक सिंपल उसमें समझाता हूँ कि सपोज ये होगा आपके पास स्प्रिंग बैलेंस है ना, ये वाला आपके पास स्प्रिंग बैलेंस है, आपने देखा होगा स्प्रिंग बैलेंस, है ना। अब ये स्प्रिंग बैलेंस जो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आप जो किसी मास को लटका दो तो ये इसका वेट बता देगा, ठीक है ना। ये वेट कितना बताएगा, mg जितना ये जो है वेट बता देगा। अब जब ये स्प्रिंग बैलेंस को ही आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कराओगे विद एक्सेलरेशन g, है ना, इसको आप जो एक्सेलरेशन g से मोशन कराओगे तो यहाँ पर उसका स्प्रिंग के अंदर उसका वेट कितना आ जाएगा, जीरो। दिस कंडीशन इज नॉन एज वेटलेसनेस, ठीक है बेटा। अब हम लोग जो है आपकी टेक्स्ट बुक के जो इलस्ट्रेशंस है वो इलस्ट्रेशंस हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो ये वाला हो गया आपके पास वेटलेसनेस, ये वाली सारी थियरी आपकी जो है कंप्लीट हम लोगों ने कर दी। अब हम लोग जो है आपकी टेक्स्ट बुक के जो इलस्ट्रेशंस है वो इलस्ट्रेशन पे जाएंगे। चलिए, तो पहला इलस्ट्रेशन है आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 185 पर। कौन सा पेज नंबर 185 पर, उसमें एग्जांपल नंबर 8.1 है। लेट द स्पीड ऑफ द प्लेनेट एट द पेरिहेलियन p in the figure 8.1a b and the sun planet distance sp is rp. Relate rp vp to the corresponding quantities at the aphelion. Will the planet take equal times to traverse BAC और CPB? तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, तो ये वाला आपके पास एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है और यहाँ पर जो है आपका सन है ना। अब सन से जो नियरेस्ट पॉइंट होता है ना उसको हम लोग कहेंगे P का मतलब होता है पेरिहेलियन, पेरिहेलियन है ना। पेरिहेलियन इज द नियरेस्ट पॉइंट, पेरिहेलियन इज द नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो पेरिहेलियन इज द नियरेस्ट पॉइंट एंड ये वाला जो पॉइंट है जो सन से बहुत दूर है इसको हम लोग कहेंगे ए का मतलब होता है एफिलियन, एफिलियन मतलब फारदेस्ट पॉइंट। ये पेरिहेलियन पी जो होता है इट इज नियरेस्ट पॉइंट, इट इज नियरेस्ट पॉइंट, और एफिलियन जो होता है ये वाला होता है फारदेस्ट पॉइंट, है ना। ये सबसे दूर का पॉइंट होता है, इसको हम लोग कहेंगे एफिलियन, और जो पेरिहेलियन है ये वाला होगा आपके पास नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है। अब ये वाला एफिलियन और ये वाला आपके पास पेरिहेलियन हो गया। अब यहाँ पर जो
डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज आरपी, और यहाँ पर जो उसकी स्पीड है ये स्पीड है आपके पास वीपी। अब यहाँ पर जो है ये वाला जो डिस्टेंस है इट इज आरए, और ये वाला जो डिस्टेंस है इट इज गोइंग टू बी वी कैन से ये है ना। तो ये वाला वीपी आरपी और ये वाला हो गया आपके पास वीए आरए। सपोज ये मास ऑफ द सैटेलाइट इज एम। आप क्वेश्चन एक बार पढ़िए, मास ऑफ द सैटेलाइट है ना बेटा, तो मास ऑफ द सैटेलाइट इज सपोज इज इक्वल टू एम, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको कोई बाहरी टॉर्क नहीं लगता, सो नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट। तो सैटेलाइट पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए। where does it come from the law of conservation of angular momentum। अब ये law of conservation of angular momentum क्या कहता है, if no torque is acting on the object या on the particle which is performing a rotational motion, the angular momentum is conserved। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LP is equal to we can say RP क्रॉस BP, है ना। ये वाला हो जाएगा RP क्रॉस BP। यहाँ पर अगर एंगुलर मोमेंटम रखोगे तो ये वाला LP, अगर इसका मैग्नीट्यूड रखना है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मालूम, तो यहाँ पर हो जाएगा RP BP, मतलब ये वाला हो जाएगा RP क्रॉस BP, सॉरी क्रॉस BP, है ना। तो RP क्रॉस BP इसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा RA क्रॉस PA, ठीक है। हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम के कितने फॉर्मूला देखे थे, आपको याद करा दूं। एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय इट इज r बार प्लस p बार, या तो उसका मैग्नीट्यूड जो है अगर आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वी कैन से rp sin थीटा, इसका मैग्नीट्यूड ये वाला हो गया, या तो l इज इक्वल टू r p की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे m into v into sin थीटा, है ना, into वी कैन से sin थीटा, या तो फिर उसके बाद l इज इक्वल टू i ओमेगा, ये वाला भी फॉर्मूला था अगर आपको याद हो तो आपके पास जो है ये एंगुलर मोमेंटम के सारे फॉर्मूला है। r बार प्लस p बार, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा r बार rp sin थीटा, p की जगह पे आप mb भी लिख सकते हो, तो ये वाला आपको हो जाएगा आपके पास r mb sin थीटा और l इज इक्वल टू i into ओमेगा। चलिए अब यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड है तो ये वाला लिखते हैं rp, और यहाँ पर जो है pb का मतलब क्या होता है, मोमेंटम एट लीनियर मोमेंटम एट पॉइंट p, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास sin 90, है ना, sin थीटा। देखिए ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 होगा ना, और यहाँ पर भी ये दोनों के बीच का एंगल 90 होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा RA into PA into वी कैन से sin 90, sin 90 आपके पास 1 हो जाएगा। अब ये वाला हो गया RP, ये वाला हो गया लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, सो ये वाला हो गया आपके पास मास इनटू वेलोसिटी, ये वाला आपके पास हो गया RA, ये वाला हो गया मास इनटू वेलोसिटी। अब देखिए मास कैंसिल हो गया, तो ये वाला कितना हो गया RP VP इज इक्वल टू वी कैन से RA VP, क्या हो गया RP VP इज इक्वल टू वी कैन से RA VA, ये वाला आपके पास जो है क्या हो गया, तो ये दोनों के बीच का रिलेशन हो गया RP VP और RA VA के बीच में। अब देखिए उसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो उसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन क्या है, will the planet take equal time in traversing BAC and CPB। तो देखिए यहाँ पर जो है BAC और CPB ट्रैवर्स करने में, ये वाला B है और यहाँ पर ये पॉइंट आपके पास C है, तो ये वाला आपके पास BAC ये वाला और CPB ये वाला आपके पास CPB, ये वाला आपके पास CPB हो गया, है ना, तो ये वाला आपके पास हो गया CPB। चलिए ये वाला हो गया CPB। अब क्या ये ऑब्जेक्ट या तो ये वाला आपके पास सैटेलाइट है, ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में
और यहाँ से वापस इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में क्या सेम टाइम लेगा। तो हमारे पास सेकंड लॉ है केपलर का, उसने ये बताया था कि द लाइन जॉइनिंग द सन और एंड द प्लेनेट, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लेनेट ट्रैवर्स इक्वल अमाउंट ऑफ और वी कैन से स्वीप्स इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये वाला सन और यहाँ पर अगर आपके पास कोई प्लेनेट है तो सन और प्लेनेट से जोड़ती हुई लाइन इट स्वीप्स इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ये वाला, अगर ये वाला देखेंगे, ये वाला सैटेलाइट यहाँ से यहाँ पर आ गया तो इसने कितना एरिया कवर किया, इतना एरिया जो है इसने कितना एरिया कवर किया। अब ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो ये एरिया कितना कवर हो जाएगा, तो ये एरिया इतना कवर हो जाएगा ना। अब क्या ये दोनों एरिया इक्वल है? नहीं है। तो यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ पर जो टाइम लगेगा, ये एरिया ग्रेटर है तो यहाँ पर टाइम ग्रेटर लगेगा और यहाँ पर टाइम कम लगेगा। मतलब जब सन के बहुत नजदीक में आएगा ना वो प्लेनेट तो बहुत जल्दी से यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और सन से दूर चला जाएगा तो ये प्लेनेट का जो है स्पीड जो है कम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर टाइम इट इज t1 और यहाँ पर टाइम t2 है तो t1 का एरिया a1 है और ये वाला एरिया a2 है। सो एरिया a1 इज लेस देन a2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, t1 इज लेस देन वी कैन से t2। तो ये दोनों के अंदर ये वाला जो टाइम होगा वो कम होगा और ये वाला टाइम जो है आपके पास t2 विल बी कंपैरेटिवली ग्रेटर, है ना। व्हाई? बिकॉज़ द सेकंड जो क्या कहता है कि द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या ये दोनों टाइम इक्वल होते? फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ आने में और यहाँ से यहाँ आने में तो ये दोनों एरिया भी इक्वल होते, लेकिन ये एरिया जो है इक्वल नहीं है। ये एरिया हमको दिखाई दे रहा है इट इज कंपैरेटिवली ग्रेटर और ये कंपैरेटिवली स्मॉलर है। तो ये दोनों एरिया जो है अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंट है तो टाइम भी डिफरेंट होंगे। ये एरिया ग्रेटर है तो ये टाइम भी आपके पास ग्रेटर होगा और ये एरिया लेस है तो टाइम भी आपके पास कंपैरेटिवली आपके पास लेस मिलेगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट the difference between, or we can say we can compare the two time taken by the planet to revolve around the sun। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर आपके पास 4.2, ठीक है, सॉरी 8. एग्जाम्पल नंबर आपके पास 8.2। चलिए अब 8.2 के अंदर अगर आप देखोगे ना तो ये वाला ऐसा है कि 3 equal masses of m kilogram each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC. What is the force acting on mass 2m placed at the centroid of the triangle? What is the force if the mass at the vertex A is double take AG is equal to BG is equal to CG is equal to 1 मीटर? and see figure 8.5। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 187 पे आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 8.2, है ना। तो ये वाला एग्जांपल नंबर 8.2 अगर आप देखोगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन। व्हाट इज दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन एंड द सेंट्रोइड इज आपके पास होगा G और ये AG जो है ना यहाँ पर और ये BG जो है और ये CG ये वाले आपके पास जो है क्या है, इक्वल दिए हुए। they had given us that AG is equal to BG is equal to CG, let us say it is equal to R, है ना। ये वाला आपके पास 1 मीटर गिवन है, ये भी R डिस्टेंस है, ये भी R डिस्टेंस है और ये भी R डिस्टेंस है। ये सारे के सारे R डिस्टेंस आपको 1 मीटर जो है गिवन है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपने मास m रख दिया, यहाँ पर आपने मास m रख दिया, यहाँ पर आपने मास m रख दिया, यहाँ पर आपने मास कितना रख दिया 2m रख दिया, है ना। तो यहाँ पर मास m और m ये आपने रख दिया और यहाँ पर अपने पास जो है 2m रख दिया। अब देखेंगे हमको पूछा है कि 2m पर आपको पास 2m पर कितना फोर्स लगेगा, मतलब ये वाले पॉइंट पे G पॉइंट पे जो मास 2m लगा है उस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके पास 2m मास, ठीक है ना, और यहाँ पर आपके पास मास m है ना। तो मास m 2m पे अपनी तरफ एक फोर्स लगाएगा,
लगाएगा ना, वो m जो है 2m को अपनी तरफ खींचेगा। हाँ 2m भी m को अपनी तरफ खींचेगा नो डाउट, लेकिन हमको तो नेट फोर्स ऑन 2m चाहिए। तो 2m पे कितना फोर्स लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स आपको ये लगेगा जो B पॉइंट से, ये A पॉइंट है जिसपे मास हमारे पास m है, वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। B पॉइंट पे मास जो m है वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, और ये वाला जो है आपके पास C पॉइंट है, और C पॉइंट पर भी मास m है, वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर, F1, F2 एंड F3, दिस 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन मास 2m। अच्छा मुझे ये बताइए, ये पूरा के पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये सारे एंगल 60 के होंगे ना, ये वाला एंगल भी 60 का हो गया, ये वाला भी एंगल 60 का हो गया, और ये वाला एंगल भी 60 का हो गया। अगर ये वाला एंगल 60 का हुआ तो ये वाला भी 30 का हुआ, और ये वाला भी 30 का हुआ। अब ये वाला 30 का हुआ, तो अगर हम लोग जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस बनाएंगे तो ये वाला 30 का हुआ, तो दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू, वी कैन से 30 डिग्री, एंड दिस एंगल हैज टू बी 30 डिग्री। ठीक है, और यहां से यहां तक हम लोग क्या करेंगे, इसकी y एक्सिस बनाएंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी, वी कैन से y x, है ना। तो ये वाला आपको जो है यहाँ पर ये y और ये y डैश, और यहाँ पर जो है आपके पास x और x डैश, ये वाला 30 हो जाएगा, ये वाला भी 30 हो जाएगा। चलिए अब इस पे हमको नेट फोर्स देखना है। हम लोगों ने क्या कर दिया, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द रिजॉल्व वेक्टर्स, है ना, इस पे कितना फोर्स है। फिर बाद में आपको एक चीज भी समझ में आएगी कि जो आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है ना, तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के सेंट्रॉइड पे या तो उसके सेंटर पे नेट फोर्स 0 लगेगा। ये आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आप आसानी से ये वाला कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अगर आपके पास कोई भी जो है, अगर आपके पास सिमेट्रिकल फिगर है, उसके सेंटर पे अगर यहाँ पर उसके दो इक्वल पार्ट कर सकते हो, यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से फोर्स लग रहा है, तो इसके यहाँ पर जो है फोर्स आपको 0 लगेगा। ये आप जो है आगे बहुत सारे क्वेश्चन करके आप लोग कर सकते हो। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर जो फोर्स F1 है, ये फोर्स F1 किस डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में। सो आप इसको ऐसे लिखोगे ना, F नेट जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ये वाला लगेगा F1 बार प्लस वी कैन से F2 बार प्लस वी कैन से F3 बार। नेट फोर्स तो इतना ही लगेगा, है ना। F1 बार अपर डायरेक्शन में, ये वाला F2 बार ये डायरेक्शन में, F3 बार ये डायरेक्शन में। अब चलिए बताइए, F नेट इज इक्वल टू वी कैन से F1 बार, तो ये दोनों के बीच का फोर्स कितना लगेगा, G टाइम्स M1 M2, तो ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, अपॉन वी कैन से R स्क्वायर, R स्क्वायर 1, ये R स्क्वायर जो 1 है, और ये वाली डायरेक्शन हमको लगानी पड़ेगी, तो ये वाली आपके पास लगेगी J, ठीक है। तो ये वाला आपके पास हो गया J। अब F2 जो है ना, इसके दो कंपोनेंट गिरेंगे, एक तो F2x गिरेगा जो I डायरेक्शन में, माइनस I डायरेक्शन में गिरेगा ये वाला डायरेक्शन में, और F2j गिरेगा, F2y गिरेगा जो माइनस j डायरेक्शन में गिरेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, F2 जो है इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि भाई इसका x कंपोनेंट भी हमको मिलेगा प्लस इसका हमको जो है y कंपोनेंट भी मिलेगा, ठीक है। और F3 का भी हमको x कंपोनेंट भी मिलेगा प्लस हमको y कंपोनेंट भी मिलेगा। कोई बोलेगा ऐसा करने की जरूरत क्या है, ऐसे करने की जरूरत क्या है, तो ऐसे करने की जरूरत इसलिए क्योंकि ये x कंपोनेंट भी गिरता है और y कंपोनेंट भी गिरता है। अगर हमको वेक्टर एडिशन चाहिए तो विदाउट रिजोल्यूशन हमारे पास दूसरा तरीका कौन सा है कि जिससे हम लोग वेक्टर का एडिशन कर सके, कोई तरीका नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। सो अगर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे F नेट इज इक्वल टू 2g m स्क्वायर अपॉन वी कैन से 1 स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा j। चलिए अब F2 क्या होगा, तो F2 का वैल्यू हो जाएगा G टाइम्स M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और इसका x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट क्या करेगा, cos 30 1 cos 30 इनटू वी कैन से माइनस i के, कैन आई राइट लाइक दिस फॉर नॉट, है ना। बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पर इसका x कंपोनेंट जो गिरेगा, x कंपोनेंट यहाँ पर 30 का एंगल है, तो ये वाला आपको x कंपोनेंट गिरेगा, और यहाँ पर अगर y कंपोनेंट देखते हो तो ये वाला g टाइम्स m1 m2 ये वाला हो गया m1 और m2 अपॉन r स्क्वायर
जगह पे आर स्क्वायर को जो 1 ही है ना, और एक कंपोनेंट आपको गिरेगा sin 30 गिरेगा माइनस j के डायरेक्शन में। यू कैन सी हियर ये वाला जो है ये कंपोनेंट आपको ये गिरेगा, ऐसे गिरेगा ना, यहाँ पर इसका रिजोल्यूशन होगा ना ये वाला, ठीक है ना, तो ये वाला आपको गिरेगा y कंपोनेंट। नाउ f3x, ठीक है, तो f3 मतलब ये दोनों के बीच का अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये वाला हो जाएगा 2 टाइम्स, सॉरी नॉट 2 टाइम्स बट g टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब ये कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में गिरेगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो ये cos कंपोनेंट गिरेगा, और यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे तो ये वाला आपके पास i के हो गया, है ना। अब ये वाला कितना हो जाएगा g टाइम्स m1 m2, है ना, y कंपोनेंट ये वाला इस माइनस, और ये वाला हो जाएगा r स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा sin 30 इनटू वी कैन से माइनस g, ठीक है। अब देखिए cos 30 i के प्लस और cos 30 i के माइनस, क्या ये कैंसिल नहीं हुआ? बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अब यहाँ पर f नेट आपके पास कितना रहा, तो f नेट इज इक्वल टू 2gm² अपॉन 1 चलिए ना, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इनटू jk। अब ये कितना रहा, sin 30 इज इक्वल टू 1/2, तो ये वाला आ गया माइनस 1/2 2gm² और r स्क्वायर की जगह पे आप लोग 1 स्क्वायर रखोगे, तो ये वाला आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 1/2, ये 1/2 हुआ, तो ये वाला हो जाएगा 2gm² अपॉन 1 स्क्वायर इनटू वी कैन से g। अब देखिए ये आधा और ये आधा, पूरा और पूरा नेगेटिव हो गया और ये पूरा पॉजिटिव हो गया, तो हमारे पास जो f नेट आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन द सेंट्रॉइड को मास जो है 2m है। ये वाला क्वेश्चन का पहला पार्ट पूरा होगा। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में है कि अगर ये वाला आपके पास 12 कर दिया है ना, एक क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, देखिए उसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि यहाँ पर मास m की जगह पे 2m कर दिया गया है, तब नेट फोर्स कितना होगा, तो तब नेट फोर्स क्या हो जाएगा मालूम है? देखिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, सपोज दिस फोर्स इज F1, ये फोर्स F2 है और ये फोर्स F3 है, तो यहाँ पर F1 बार ये M1 M2, तो M1 यहाँ पर 2m हो जाएगा, हो गया। क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, ये 2m into r स्क्वायर into jk। अब देखिए ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं होगा। देखिए ये वाला आपके पास F2 बार है और ये वाला आपके पास F3 बार है, तो F नेट इज इक्वल टू 2 टाइम, देखिए g टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इनटू jk। F2 बार के दो कंपोनेंट गिरेंगे, F3 बार के भी दो कंपोनेंट गिरेंगे। अब ये वाला जो हो जाएगा आपके पास 4, कितना हो जाएगा बेटा 4, और ये वाला gm²। अब यहाँ पर जो है इसका x कंपोनेंट वैसा रहेगा, इसका x कंपोनेंट वैसे के वैसा रहेगा, y कंपोनेंट भी वैसे के वैसा रहेगा, ये x कंपोनेंट वैसे के वैसा रहेगा, y कंपोनेंट वैसे के वैसा रहेगा, पर दिस विल बी द सेम। तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास 4gm², ये कैंसिल हो जाएगा, हुआ ना, ये वाला कितना हो जाएगा 4gm, ये वाला आपके पास हो जाएगा 4gm² इनटू वी कैन से jk। तो 4gm इनटू वी कैन से jk होगा। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे उसके अंदर। अब यहां पर 2m और यहां पर m, यहां पर 2m और m cos 30 और यहां पर 2m और m sin 30 करेक्ट है। यहां पर 2m के तो cos कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और ये sin 30 जो है आपके पास रह जाएगा। ओके, तो ये वाला आपके पास 4gm² इनटू jk, ये वाला हो जाएगा -1/2 2gm² और -1/2 2gm²। ओके, तो ये वाला कितना हो गया, बिल्कुल सही है, ये वाला हो गया 4gm² इनटू jk। अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, ये 1/2 पूरा हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा 2gm² इनटू jk, है ना। तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर हम लोग करेंगे तो हाउ मच इट कम्स आउट टू बी
तो यहाँ पर आपको नेट फोर्स मिलेगा, ये मिलेगा 2gm² × jk, है ना। तो ये वाला आपको नेट फोर्स मिल जाएगा। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको कितना मिल जाएगा, अपर डायरेक्शन में मिलेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको वैसे ही कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर m की जगह पे क्या रख देना है आपको, सिर्फ 12, और वापस जो है आप इसको कैलकुलेशन करो। तो वापस अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो द फाइनल आंसर वुड बी इक्वल टू, वी कैन से 2gm² × jk। This is how we can easily do the net force on the given triangle। चलिए अब F थर्ड जो है उसके ऊपर हम लोग जाते हैं 8.3 के ऊपर। तो 8.3 आपको मिलेगा आपकी टेक्स्ट बुक में, 8.3 आपको मिलेगा आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 192 पर। देखिए बेटा, पेज नंबर आपको मिलेगा 192 पर। एग्जाम्पल नंबर 8.3 क्या कह रहा है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम of 4 particles placed at the vertices of the square of side L, also obtain the potential at the center of the square। देखिए बेटा, मैंने आपको जो है आपकी टेक्स्ट बुक में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं था, लेकिन फिर भी थियरी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ाया, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको पूछा है। इसमें भले ही उसकी थियरी कुछ ना दी हो, लेकिन एक वर्ड आ गया ना जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो कोई भी जो है आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। तो यहाँ पर आपको जो है एक स्क्वायर दिया है जिसकी साइड्स जो है L है, और जिसकी साइड्स जो है L है, तो उसके ऊपर जो है 4, अगर आप देखोगे तो 4 मासे से M M M और M, और उसके बाद जो है यहाँ पर उसके सेंटर पे उसका पोटेंशियल भी ढूंढना है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ढूंढनी है। ठीक है, सो क्वेश्चन को पढ़िए पहले बहुत ध्यान से, फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आपको याद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों का फॉर्मूला चलिए देखिए। यहां पर suppose mass m is there, m1 is there, and suppose mass m2 is there, and if the distance between these two mass is r, so gravitational potential energy u is given by minus g times m1 m2 upon r, है ना। ये वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। और अगर मास m2 1 किलोग्राम है या 1 यूनिट है, किलोग्राम ना होके यूनिट भी हो सकता है ना। तो ये वाला कितना होगा, ये वाला हो जाएगा 5 is equal to minus g m1 m2 की जगह पे अगर हम लोग 1 रखेंगे तो ये वाला हो जाएगा r। तो ये वाला हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आपको याद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। याद करो हम लोगों ने जो है जो आपको डिराइव करके दिया था, सपोज आपके पास ये मास इसका m है और इसका मास m है, और यहाँ पर जो है आपके पास r है ना। तो अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो अर्थ की सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, gmem/r। याद करो। और अगर ये मास जो है 1 किलोग्राम का हुआ तो इसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, gmE/r, माइनस के साइन के साथ में। व्हाट इज दिस माइनस साइन? इज इंडिकेटिव ऑफ, माइनस साइन इज इंडिकेटिव ऑफ दैट द ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, दिस टू ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये वाला माइनस साइन इज इंडिकेटिव ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैं आपको डेफिनेशन याद दिला दूं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट टू टेक इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द गिवन पॉइंट, है ना। तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय अस टू टेक इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द गिवन पॉइंट is known as gravitational potential energy, and if the object is of mass unity then the same amount of gravitational potential energy is known as gravitational potential। ये आपको मैंने जो है इसके पहले भी जो है पढ़ाया है।
चलिए अब हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो ढूंढनी है ना, तो यहाँ पर एक मास है हमारे पास m, ये वाला दूसरा मास है m, ये वाला तीसरा मास है m, और ये वाला चौथा मास है आपके पास m। तो ये वाला आपके पास l हो गया, ये वाला आपके पास l हो गया, ये वाला भी आपके पास l हो गया, और ये वाला भी आपके पास l हो गया, ठीक है ना। ये वाला आपके पास स्क्वायर बन गया है ना, तो ये वाला आपके पास अगर स्क्वायर बन गया तो ये वाला l l l और l, तो ये वाला आपके पास m हो गया, यहाँ से m हो गया, यहाँ से m हो गया, और यहाँ से भी m हो गया, और यहाँ से यहाँ तक l l l और l, ठीक है। अब ये वाला आपके पास हो गया, ठीक है। अब अगर हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ढूंढनी है ना, तो ये दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, 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 मतलब यहाँ पर ये दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी U1 आ जाएगी, ये दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी U2 आ जाएगी, ये दोनों की वजह से U3 आ जाएगी, और ये दोनों की वजह से U4 आ जाएगी, और ये दोनों की वजह से आपके पास U5 आ जाएगी, है ना, ये वाला U5 आ जाएगी, और ये दोनों की वजह से U6 आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग जो है अगर बात करेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा √2L। कैसे आया? पाइथागोरस से समझ आया? ये वाला अगर आपके पास L है और ये वाला L है और ये वाला x है, तो x² = L² + L², तो ये वाला कितना हो जाएगा? x² = 2L², सो x = we cancel √2 वह, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा? √2L आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपके पास आ गया। अब नाउ वी कैन से टोटल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन, सो U = we can say U1 + U2 + U3 + U4 plus we can say U5 plus U6, बराबर। ये वाला हो गया U1 U2 U3 U4 U5 and U6, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस दिस वन। सो U = how much? it is equal to, देखिए ये दोनों के बीच का जो है आपके पास आ जाएगा G times m1 m2 upon r, r की जगह पे हम लोग L लिखेंगे, U2 भी वैसे ही आ जाएगा, तो माइनस जो है G times m1 m2 upon r ये वाला आ जाएगा, प्लस U3 कितना आ जाएगा? माइनस G times m1 m2 upon r ये वाला भी आ जाएगा, प्लस U4 कितना आ जाएगा? माइनस G times m1 m2 upon r, r की जगह पे हम लोग L लिखेंगे। U5 कितना आ जाएगा? यहाँ से देखिए ये दोनों के बीच का है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस G m1 m2 upon r, r की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? √2L, है ना, ये वाला U5। अब ये देखिए ये दोनों के बीच का डिस्टेंस L था, तो हमने r की जगह पे L रख दिया, यहाँ पर भी r की जगह पे L रख दिया, लेकिन यहाँ पर क्या रखेंगे? U5 √2L। अब यहाँ पर क्या रखेंगे? ये वाला, तो अगेन इट इज गोइंग टू बी माइनस G times m1 m2 upon we can say √2L, है ना। तो अगर हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन देंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा? -4 times Gm², 1 2 3 और 4, तो 4 times Gm² अपॉन L, और ये वाला कितना हो जाएगा? प्लस ये वाला हो जाएगा -2 times Gm² अपॉन √2L, ठीक है। ये वाला हमारे पास आ गया। अब हम लोग जो है फर्दर सिंप्लीफिकेशन can also be given like this, that is total U is equal to, आपके पास क्या हो जाएगा? -Gm² अपॉन L, ठीक है, -Gm² अपॉन L और -2Gm² अपॉन L, ये वाला हो गया। 2 को हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, -2 को कॉमन निकाल लिया, तो ये वाला क्या रहेगा? यहाँ पर 2 रहेगा और यहाँ पर 1/√2 रहेगा, ये वाला कितना रहेगा? ये 2, और ये वाला आपके पास 1/√2, ये वाला आपका आंसर है ना, ये वाला आपका आंसर। अगर कोई बोलेगा कि मुझे और सिंप्लीफिकेशन करना है तो उसको ऐसे कर सकता है Gm² अपॉन L, और यहाँ पर √2 अगर वो LCM लेगा तो ये वाला हो जाएगा 2√2 + 1, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन विल गिव यू U = -√2 Gm² अपॉन L, और ये वाला आ जाएगा 2√2 + 1, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो एक और भी दिया हुआ है
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग कैसे ढूंढेंगे? तो देखिए इसी कॉन्फ़िगरेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऐसे दिया हुआ, देखिए टेक्स्ट बुक को देखिए, नोट बना लीजिए, नोट बना लीजिए। अब अगर आप देखोगे यहां तो also obtain the potential at the center of the square, at the center of the square। तो चलिए हम लोग यहां पर एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये वाला आपके पास 1 2 3 और यहां पर 4 m और n, और यहां पर सेंटर पे उसका पोटेंशियल ड्रॉ करना है। तो बहुत सिंपल है, आप देखोगे ना यहां पर, तो हम लोग क्या मानते हैं, इस पॉइंट पे अगर उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ढूंढना है ना, तो ये वाला हम लोग क्या मानते हैं, मान लो यहाँ पर 1 यूनिट का मास पड़ा हुआ है, इस पॉइंट O पर 1 यूनिट का मास पड़ा हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ थी आपके पास √2L, यहाँ से यहाँ तक की √2L, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा, तो √2L/2 होगा, है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो इट इज गोइंग टू बी L/2, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा √2L है, तो ये इससे आधा होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा L/√2, ये वाला भी कितना हो जाएगा L/√2, ये वाला भी कितना हो जाएगा L/√2, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा L/√2। मतलब अगर आप देखोगे ना, तो ये वाला डिस्टेंस L/√2, ये वाला L/√2, ये वाला L/√2, और ये वाला भी आपके पास L/√2। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द गिवन कॉन्फ़िगरेशन phi is equal to, because of this mass 1, because of 2, because of 3 and because of 4, ठीक है ना। तो ये वाला कितना हो गया आपके पास phi is equal to -gm/r, r की जगह पे आप क्या लिखोगे L/√2, फॉर्मूला है -gm/r। अब ये वाला कितना हो गया -gm/r, ये वाला कितना हो गया, तो ये वाला हो गया -gm/r, और ये वाला कितना हो गया -gm/r, ठीक है। तो ये वाला कितना हो गया आपके पास, टोटल इज इक्वल टू 4 टाइम्स -gm/r। चलिए तो ये √2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो phi इज इक्वल टू -4√2 gm/L। तो ये वाला आपके पास phi आ गया, तो -4√2 gm/L will be the total gravitational potential at the center। तो total gravitational potential at the center will be equal to, we can say -4√2 gm/L। This is how we define, or this is how we generally find out the gravitational potential, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे।